जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। पिछले पूरी रात मैं और प्रशांत सर हम लोग सोए नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई जो शायद दशकों में एक बार होती है, डिकेड्स में एक बार होती है, 10 सालों में अगर हम बोले तो। और पूरा का पूरा बोलते हैं ना भाई, सिस्टम हिला डाला, वो वाली बात हो जाती है। तो एसएससी भाई इसीलिए इतना वेट कर रही थी कि हम कुछ तगड़ा लेकर आएंगे, और बहुत ही तगड़ा लेकर वो आए हैं। तो हुआ क्या कि देखो, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फॉर्म में। टोटल 83 पेजेस का आपका ये नोटिफिकेशन है, और इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि अगर प्रैक्टिकली हम बात करें हर एक चेंज को डिटेल में जानने को, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है कि हर बात को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। खुद पूरी रात मैं प्रशांत सर बैठे रहे, हमारी पूरी टाइम बैठी रही, सुबह 9 बजे तक हम पीपीटी बनाते रहे और हर एक बात को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। क्योंकि कल के वीडियो में ही हम लोगों ने आपसे ये कहा था कि भाई कल हम वीडियो लेकर आएंगे और हर एक बात को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कवर अप किया है। आप इस वीडियो को ऐसे मत लीजिएगा कि इसमें सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उसको कवर अप किया गया, बिल्कुल भी नहीं। पूरे 83 पेजेस को पढ़ने के बाद उसका जिस्ट निकाला गया है और उसके बाद एक एक पॉइंट को इसमें डिस्कस किया गया है। स्वागत है आप सबका। और बहुत सारे लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि ऐसे चेंजेस कहीं ना कहीं सीईटी को लेके भी कह सकते थे, टीयर 1 का क्वालिफाई होना, तो कह सकते थे कि ये चेंजेस आने थे सूनर और लेटर। तो एसएससी ने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हाँ अब चेंजेस होने हैं। कहीं ना कहीं ये बाकी के जो एग्जाम्स हैं जिनमें अब तक चेंजेस नहीं हुए हैं उनके लिए भी आगे के लिए इंडिकेशन है कि वहाँ भी होंगे। क्योंकि जब भी चेंजेस होते हैं ऐसा नहीं है कि एक ओवरनाइट बैठ के एक बंदा बैठा एसएससी के चेयरमैन ने निकाल के दे दिए चेंजेस। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमिटी बनाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन सारी इकट्ठी होती हैं, तब जाके चेंजेस आते हैं। तो बड़े चेंजेस हैं, और बड़े चेंजेस हैं तो उनको डिटेल में समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कहीं ना कहीं एसएससी ने जो अब की बार पूरा घोल बना दिया है उसका, सेक्शन 1, टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद में मॉड्यूल, उसके बाद में सेशन, उसके बाद में पेपर। तो बच्चे के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को समझना, स्पेशली जो हमारा क्राउड है जो यूजुअली गांव से बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए हमने पूरी रात मेहनत करी है। एक एक पॉइंट कोई भी ऐसा ना छूटे कि एक सिंगल पॉइंट आपका छूट जाए। हम उस तरीके की वीडियो लेके आना चाहते थे। हमें जल्दी का कुछ था ही नहीं। आपकी वीडियो टाइम से हम ऑलरेडी नोटिफिकेशन बता चुके हैं। एक एक पॉइंट को डिटेल में आज एक्सप्लेन करेंगे। आदित्य सर शुरुआत करेंगे, बाकी हम आगे फॉरवर्ड आगे करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं आपको पूरा का पूरा जिस्ट। मैंने जैसे कहा यहाँ पर कि पूरा का पूरा जिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है और हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये फॉर्म आया है, ठीक है, तो ये फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 17 सितंबर से, और एंड किस दिन होगा तो 8 अक्टूबर को आपका एंड होने वाला है। पहले फॉर्म भरने के लिए आपको कुल मिलाकर 30 दिन मिलते थे, लेकिन अब फॉर्म भरने के लिए मात्र 20 दिन दिए गए हैं। ठीक, जो लास्ट डेट है वो 11 बजे तक का है। बहुत लोग ये सोचते हैं ना, ठीक है 8 तारीख को हम फॉर्म भरेंगे, तो मेरे भाई इतना भूल जाना, 6 तारीख के बाद सर्वर काम करना बंद कर देता है। आप कितने भी हाई स्पीड में चले जाओ, कितना भी वाईफाई लगा लो, कुछ भी कर लो, 6 तारीख के बाद तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो कभी भी अगर आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका 2 दिन पहले आप अपने लिए उसका क्लोजिंग डेट मान के चलिए कि अगर 8 तारीख लास्ट डेट है तो आपके लिए लास्ट डेट 6 तारीख है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो ऑफलाइन चालान मोड से पेमेंट करते हैं तो उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, वो दिया गया है। एक और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि क्या प्री का एग्जाम का डेट दिया गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बस इतना बताया गया है कि जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर में होंगे, लेकिन शुरू में होंगे, बीच में होंगे, कब होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक, साथ में यहाँ पर क्या मेंस के बारे में बात की गई है कि मेंस हमारा 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, तो इसके बारे में भी कोई भी बात नहीं की गई है। ना मंथ का जिक्र है, ना ईयर का जिक्र है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म में बहुत सारे बच्चों से ऐसा होता है जो गलती हो जाती है, तो उस गलती को क्या करेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा, तो बिल्कुल आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा। एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत है। ठीक है, आप जब 8 अक्टूबर को आप फॉर्म भर दोगे, आपका लास्ट डेट 8 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, तो फिर 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा दोबारा से करेक्शन के लिए एक सेपरेट विंडो खुलेगा। मतलब एसएससी की वेबसाइट पर ही जाकर आप करेक्शन कर सकते हो।
अच्छा मानो कि किसी ने पहले करेक्शन में भी गलती कर दी, तो जैसे मानो यहाँ पर कोई हमारा मुन्ना है प्यारा सा, उसने मुन्ना सिंह लिख दिया, ठीक, और दूसरी बार भी करेक्शन में वो मुन्ना सिंह में भी स्पेलिंग उसने गलती कर दी, तो फिर उस गलती को फिर से सुधारने का मौका मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, अगली बार फिर से दोबारा विंडो खुलेगी और एक और चांस मिलेगा, यानी करेक्शन के 2 चांसेस हो गए। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, उसका मूल्य लगता है, दाम लगता है। तो पहले करेक्शन का 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, दूसरे करेक्शन का 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं कि क्या इस बार कुछ नए पोस्ट ऐड हुए हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर कैओस था? तो जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल नए पोस्ट ऐड हुए हैं और टोटल 3 पोस्ट ऐड हुए हैं। इसको हमने पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालाइज किया। पिछली बार के हमने सारे पोस्ट डिटेल देखे, इस बार को भी देखा, और उसके बाद हमने देखा कि 3 पोस्ट हैं हमारे। पहला पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, अकेले ये मेरे भाई है ना पूरी की पूरी आधी वैकेंसी के बराबर है अगर आप देखें तो, और ये उठ कर आया है CHSL से। पहले पोस्टल और सॉर्टिंग का जो चयन होता था वो CHSL के पेपर से होता था, लेकिन अब ये जो सिलेक्शन है ये आपके सीजीएल के पेपर से होगा। कैसा पोस्ट है? तो ग्रुप सी पोस्ट है आपका, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये एक बहुत ही शानदार पोस्ट आई है। किस डिपार्टमेंट में? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये 2 डिपार्टमेंट हैं। इस डिपार्टमेंट में आपका ये पोस्ट ऐड ऑन हो गया है, ठीक। और इसका जो एज लिमिट है वहीं 18 से 27 तक है। और कैसा पोस्ट है? तो ग्रुप सी पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और बहुत ही शानदार पोस्ट है, असिस्टेंट इन, ठीक है, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में भी आपका एक बहुत ही शानदार पोस्ट ऐड हो गया, ठीक। ये भी आपको देखना है मेरे भाई। तो ये 3 पोस्ट थे जो आपको इस बार नए देखने को मिले हैं, ठीक। अब इसमें सवाल होगा क्या कुछ पोस्ट माइनस भी हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई पोस्ट माइनस नहीं हुआ है। जो पहले थे उनके साथ 3 और पोस्ट ऐड कर दिए गए हैं। बात करते हैं वैकेंसी को लेकर, तो बिल्कुल इस बार SSC ने खुद बोला है यहाँ पर कि वो कम से कम 20,000 प्लस वैकेंसी लेकर आने वाले। आप पढ़ सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, देयर आर अप्रॉक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज, क्योंकि इस बार सीधा मोदी जी ने यह आदेश दिया था कि SSC को कम से कम अपने 70,000 प्लस वैकेंसी जारी करना ही करना है और इतना नियुक्ति लेना ही लेना है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जिसमें सीजीएल के माध्यम से 20,000 प्लस वैकेंसी है, क्योंकि बहुतों के मन में ये था कि 70,000 का मतलब 60,000 कहीं GD से ही ना दे दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 20,000 सीजीएल से वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी पहल है यहाँ पर अगर हम बात करें तो, ठीक। अब इन वैकेंसीज में यहाँ पर SSC ने ये भी बोला है कि भाई देखो किस डिपार्टमेंट में कितना होगा हम ये तो बता देंगे, लेकिन किस स्टेट में कितना होगा हम ये नहीं बताएंगे। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो RTI लगाकर हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट लेकर बच्चों का, कि सर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहता है? मतलब मैं 26 साल का हूँ, मैं 27 साल का हूँ, मैं क्या फॉर्म भर सकता हूँ? मैं ग्रेजुएशन में हूँ, अपीयरिंग हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, क्या है? तो उसके बारे में भी हम देख लीजिए, बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक। कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स। देखिए SSC में क्या होता है, 3 तरह के आपके एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। पहला जो 28 से 27 साल होते हैं उनके लिए कुछ पोस्ट होते हैं, फिर उसके बाद 20 से 30 साल वालों के लिए भी कुछ पोस्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में कुछ ऐसा भी होता है जिसमें 18 से 32 साल के होते हैं। ये सारे आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक। बोला गया यहाँ पर कि जो एज लिमिट है 18 से 27 साल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1995। कहने का मतलब इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक। सीधा सा हिसाब किताब लगा लीजिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, अगर वो इसके बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, और इसके बीच में नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये तो जनरल कोटा के स्टूडेंट के लिए हो गया। बाकी जो कोटा होते हैं जैसे OBC हो गया, SC ST हो गया, इनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये UR कैटेगरी के लिए हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोटाज में आपका रिजर्वेशन होता है, वो फॉर्म में दिया गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पर करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इसको लेकर भी बहुत बार हमारे वीडियोस में कमेंट आते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट अभी नहीं हूँ, मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? चलो फॉर्म भर भी दिया तो सर उसको फर्जीवाड़े में काउंट होगा या जेन्युइनली काउंट होगा? मतलब क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो वो सबसे बड़ा सवाल जो आपका रहता है उसका जवाब यहाँ पर है, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत शानदार तरीके से पहले तो बोला गया है कि अगर आप सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीजीएल में जो G वर्ड होता है ना, वो खुद ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करता है।
कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएट लेवल में ग्रेजुएशन भी आता है, बीटेक भी आता है, एक तरीके से आप बोले तो बीए, मतलब जितने ऑनर्स हो गए ना जो आपके ग्रेजुएट लेवल पर है वो सारे काउंट किए जाते हैं। यानी ग्रेजुएट हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं है तो नहीं भर पाएंगे। इसमें जो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है वो ये बोला गया, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब बहुत जगह मैंने ऐसे वीडियो देखे जहां पर सीधा बोल दिया जाता है फाइनल ईयर में होना फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसा नहीं है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 8 अक्टूबर 2022। आपका 1 अक्टूबर 2022 को फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है, लास्ट डेट है, तो इसके पहले की आपकी डिग्री होनी चाहिए, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आप अपियरिंग में है कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन इसके पहले का आपका मार्कशीट होना चाहिए, इसके पहले का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस यहाँ पर मैटर ये करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपका प्रॉपर तरीके से एक और बात, ये बहुत ही शानदार बात बोली गई है, इसको भी देखिए, क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं मेरे भाई जो आप लोग छोड़ देते हैं। आप लोग ऐसे समझते हैं अच्छा अच्छा नेगलेक्ट मारो, ये हमारे काम का नहीं है। दिक्कत वहाँ नहीं होती है, दिक्कत यहाँ पर लास्ट में होती है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तब आप व्हाट्सअप पर हमें मैसेज करते हो, टेलीग्राम पर हमसे पूछते रहते हो, मेल करते रहते हो। अब उस समय में हम क्या कर सकें, फिर आप वकील हायर करते हो, कोर्ट में जाते हो, एसएससी के खिलाफ केस करते हो। भाई इसमें एसएससी बहुत ही साफ लफ्ज़ों में आपको लेके चलती, गलती थोड़ी सी आपकी हो जाती है कि आप उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने जिस्ट बनाया ताकि आप हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सको और पहले से ही अपने मन में लेकर क्लियर रख सको कि हाँ भाई मुझे ये गलती नहीं करनी। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 5 बार देखो, 6 बार देखो, हर एक पॉइंट को देखो, हर एक पॉइंट को समझो, ठीक, लेकिन गलती नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखना, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। ये वाला पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, इट इज़ रीइटरेटेड, रीइटरेटेड का मतलब होता है दोबारा में दोहराया जा रहा है, दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर बाय द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। बहुत लोग यहाँ पर इस बात पे बहस कर लेते हैं, सर हम पास आउट हो गए थे अप्रैल में, ठीक है, लेकिन अक्टूबर तक हमारा मार्कशीट नहीं आया। तो भाई उसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है, एसएससी साफ लफ्ज़ों में बात बोलती है, तुम पास कब हुए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इस डेट तक क्या तुम्हारा मार्कशीट आ चुका है। आ चुका है तो भैया हम तुमको ग्रेजुएट मानेंगे, नहीं आया तो तुम्हारे लिए कोई ग्रेजुएशन की मान्यता नहीं है, सीधी सी बात हो गई। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फोटो के फॉर्मेट को लेकर, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है फोटो को लेकर होती है। बहुत ऐसे मेरे भाई दोस्त हैं जो स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं और क्या करते हैं कि भाई अंदाजा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, गए फोटो खिंचवा लिया, अपलोड कर दिया और बाद में यहाँ पर एसएससी में सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो सीधा आपको एप्लीकेशन स्टेटस नहीं बताते हैं, वो लास्ट में सीधा बताते हैं फॉर्म रिजेक्ट, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने का है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। पहली बात, आपका जो फोटो होना चाहिए जेपीईजी में होना चाहिए, 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में आपका फॉर्म, मतलब जो साइज़ है फाइल की वो उतनी होनी चाहिए, ना बहुत बड़ा रिजोल्यूशन रहे ना बहुत छोटा रिजोल्यूशन रहे। आप इसमें ऐसा काम कर सकते हैं कि आप पावर पॉइंट अगर आप यूज़ करते हैं या अगर आप पेंट यूज़ करते हैं या अगर आप एडोब भी यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन टाइप करेंगे फ़ोटो मेकर करके तो आप वहाँ से भी इस रिजोल्यूशन में लाकर इस केबी में फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप साइबर कैफ़े वालों की भी मदद ले सकते हैं। फॉर्म बार बार नहीं भरा जाता है, एक ही बार भरा जाता है, तो थोड़ी जेब अगर ढीली करनी पड़े तो कर देना, सोचना मत यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो फॉर्म का लास्ट डेट तो आपको पता ही है। फोटो को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो हम आपको बता दें तो देखिए ये सबसे करेक्ट फोटो है। इसका रिजोल्यूशन का अगर हम बात करेंगे तो 3.5 और 4.5 का मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ देखो नीचे वाली 3.5 है और ऊपर वाली 4.5 सेंटीमीटर है। स्केल से भी आप नाप सकते हो, ठीक। जो बैकग्राउंड रहेगा ना किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी कुछ लोग ब्लू ब्लैक अलग अलग कलर रखते हैं, ठीक। तो अगर आपका मान लीजिए कि शर्ट लाइट कलर का है तो बैकग्राउंड डार्क रखिएगा और शर्ट अगर डार्क कलर का है तो बैकग्राउंड लाइट रखिएगा, वो ज़्यादा रिजोल्यूशन ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपका देता है। कभी भी ऐसे फोटो मत खिंचवाइएगा जैसे आपका उसमें बैठ के यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम से एडिटिंग मार रहे हैं, स्नैपचैट का एडिटिंग ले रहे हैं, ये सब मत करिएगा। इसे आधा शक्ल मत दे देना यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जैसे एकदम इंस्टा वाला पोज मत दे देना, एकदम हीरो बने हुए हो, यहाँ पे सलमान खान बने हुए हो, वो काम मत करना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर ये राजपाल यादव तो बनना नहीं है कि उल्टा लटक के अपना पोजीशन एकदम दिखा रहे हैं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फेसबुक पर डीपी लगाते हो ना, ये वाला उठा के मत चिपका देना, अरे 50 रुपये बच जाएंगे, ये सब काम नहीं करना है। आपकी स्मार्टनेस एसएससी को मतलब नहीं है, उसको मतलब अपने फॉर्मेट से है, वो काम कर लेना यहाँ पे, ठीक। और ये ज़्यादा यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स ये सब काम मत करना, आधा आधा बच्चा इससे रिजेक्ट हो जाता है,
ठीक है, ज़्यादा शाहरुख खान सलमान खान बनने की कोशिश में रहेगा और बनने की कोशिश में रहेगा तो एसएससी भी उसको बढ़िया वाला खान ही बनाती है, फिर बोलती है तुम क्या ज़रूरत है इंस्पेक्टर बनने का, छोड़ो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब करने की काम ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के लिए मेरे भाई ये बात बोलते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा क्रीम पाउडर लगा के ना जाए, आराम से बढ़िया से अपना कायदे से बढ़िया फ़ोटो खिंचाए, बाद में डीवी में आप ही को दिक्कत आएगी, पहचान ही नहीं पाएंगे आप ही हो नहीं हो। आधार कार्ड कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा, फिर दिक्कत वहाँ हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी पर्सनली एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ ये बात, इस वजह से मैंने आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोले तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात है, एक और चीज़, फोटो में ज़्यादा एडिटिंग मत करवाना, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आराम से बोलना भैया देखो जो है वही फ़ोटो बनाओ, कुछ ऐसा मत बनाओ कि हम भी पहचान ना पाए अपनी फ़ोटो को। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन टीयर 1 में भी होगा, नॉर्मलाइजेशन टीयर 2 में भी होगा। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन का रोल कितना होने वाला है, अभी आप ये भी बड़े शानदार तरीके से समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा इसी पर ही, तो सबसे बड़ा जो अब आपका वेट है ना वो एग्जाम के पैटर्न को लेकर है। बहुत जगह बहुत छोटी छोटी वीडियोस देखी होगी, खबरें सुनी होंगी, ऐसी अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न को लेकर जो मन में क्लैरिटी है वो अब आपको अब मिलने वाला है कि सर एग्जाम का पैटर्न है क्या। तो मेरे भाई आसान भाषा में अगर हम बताएं ना, ये 3 पैटर्न्स हैं आपके। पहला आपका टीयर 1 होगा, दूसरा आपका टीयर 2 होगा, और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सीधा 2 टीयर होंगे और लास्ट में डीवी होगा। अब अगर इसमें भी बात करें तो टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आप यूपीएससी में देखते हैं क्या होता है कि पेपर तो होता है, उसकी एक कट ऑफ भी डिसाइड होती है। जो उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं, जितने लोग सारे के सारे अगले पड़ाव के लिए जो है चयनित हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उस कट ऑफ का मेरिट में कोई योगदान नहीं होता, बस वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना मीटर का रेस भागना है, जो जो भाग गया वो अगले में जाएगा, जो नहीं भागा वो रह जाएगा। अब उसमें कोई तेज भागा कोई धीरे भागा फर्क नहीं पड़ता, बस भाग के क्वालिफाई कर लिया ना, मैटर ये करता है। तो वही वाली पॉइंट है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं ऐड होंगे उसके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टीयर 2, तो सारा मेरिट का खेल यहीं से बनना है। ठीक, अब ये जो मेंस का पेपर है ना, तो सोचो यहाँ पर अगर ये क्वालिफाइंग था, ठीक है, अगर जैसे मानो इसको क्वालिफाइंग रख दिया गया तो इसकी पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, फिर तो उसको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसी वजह से इस बार के मेंस में इंग्लिश भी जीएस भी और आपका रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, ताकि हम कहीं ना कहीं इस पूरे बिहाफ पर मेरिट बना सकें। यानी पहले प्री और मेंस को सीधा हटाकर एक पेपर लाया गया और उस पर मेरिट लगाने की बात कही गई है। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो डीवी है, और डीवी इस बार डिपार्टमेंट करेगी, एसएससी नहीं करेगी। जनरली अब तक क्या होता था कि आप एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाते थे और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था। ठीक, बट अब यहाँ पर ये रीजनल ऑफिस में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 टाइम प्रोसेस हो जाता था। एक बार आपका एसएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती थी और एक बार आपका डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, मैं अभी मुंबई गया था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर भी हुआ। पहले एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया मेरा, फिर उसके बाद मुंबई में एक्साइज वालों ने किया। तो इस बार इसको जो है ना लंबा ना करके बहुत शॉर्ट किया गया है कि भाई जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे लास्ट में, वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेगी। अगर एक आधा फॉल्ट होंगे लास्ट में तो वो डिपार्टमेंट आपसे बॉन्ड भरवाएगी और 1 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट रिप्रोड्यूस करने होंगे। तो ये भी एक पॉइंट समझ लीजिए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करते हैं कितने लेवल हो गए, टीयर 1, टीयर 2 और डीवी। डीवी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 1 और टीयर 2 है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टीयर 1 को लेकर, तो टीयर 1 ज़रा देखिए, तो टीयर 1 जैसे कि हमने कहा क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर करना है। मतलब एक इतनी मीटर की रेस है, उसको भाग जानी है, धीरे भागो तेज भागो फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नंबर लाओगे कम नंबर लाओगे कोई नहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार कुछ बच्चों का पेपर प्री का खराब हो जाता है, और जिसके चलते वो मेंस में इतना बेतहा मतलब मेहनत कर लें, वो बेचारे कितने भी अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्यों ना लिख लें, लेकिन लास्ट तक बेचारों का ऐसा होता है कि जब आखिरी में मेरिट बनता है ना, तो यार वो बाहर हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, उनको रोते हुए देखता हूँ, बड़ा दुख सा फील होता है यार। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि चलो टीयर 1 जो है वो यहाँ पर हम क्वालिफाइंग रखते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसी भी बहुत बार होती है कि किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती है, आपका प्री भी बेहतर चला गया, मेंस भी बेहतर चला गया, डिस्क्रिप्टिव भी बेहतर चला गया, नहीं होता मेरे भाई यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि चलो इसमें कम भी स्कोर आ गया ना, फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिफाई करो मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे ही पेपर 1 रखा गया टीयर 1 जैसे पहले था। ठीक है, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, 25 सवाल हो गए यहाँ पर, और आपके यहाँ पर पूरा का पूरा 50 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर अभी भी होगा, 60 मिनट आपको अभी भी मिलेंगे और ये पेपर देना होगा। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है कि अब आप चाहे 140 लेकर आओ, 150 लेकर आओ, 190 लेकर आओ, सारे बराबर काउंट होंगे, लेकिन उसमें कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। पता चले कट ऑफ 160 है और आपके उतने आए नहीं, तो आप
छांट दिए जाओगे। ठीक, नेक्स्ट बात आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर सबसे एक एक माइन्यूट डिटेल बात जाननी है, वो है टीयर 2, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बदलाव है। यहाँ पर सेक्शंस वेक्शंस कई सारी चीज़ें डिवाइड हैं। मतलब पूरी रात में प्रशांत सर लेकर हम इसको बैठ के समझते रहे कि यार इसको बच्चों को हम समझाएं कैसे। ठीक है, एक एक पॉइंट हम बताएं कैसे यहाँ पर कि क्या सेक्शन होने वाला है क्या नहीं, तो इसके ऊपर हमने खुद काम किया। ठीक है, प्रशांत सर तो पूरा बैठ कर दिमाग यहाँ लगाते रहे कि बच्चों को मैं कितने आसान भाषा में समझा सकूँ, जैसे मैं अपनी इंग्लिश उसको समझाता हूँ। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर मेंस पूरा का पूरा प्रशांत सर बताएंगे कि क्या यहाँ पर सिनेरियो रहा है, कैसे बदलाव रहा है, कैसे आप अपने लिए बेस्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ से आपको प्रशांत सर बताएंगे, फिर वाइंड अप हम लोग मिलकर करेंगे। साथ में एक और बात, बड़े मजे से वीडियो देख रहे हो, लाइक कौन करेगा? फूफा हमारे करेंगे, बताओ जल्दी से लाइक कर दो यार। बताओ, पूरी रात मेहनत जागे हैं, वो भी नहीं जागती आपके लिए इतना जितना हम लोग जाग रहे हैं। बताओ सर, आंखें सूज गई है हमारी, लाइक नहीं कर रहे, बताओ यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना था, कर ही दो मतलब अब तो। आदित्य सर ने बहुत सारी बातें बताई, पूरा नोटिफिकेशन हम लोगों ने रात में बैठ के पढ़ा। उसके बाद में भी जैसे जैसे आदित्य सर ने जो चीज़ें बताई, मैं यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें सुन रहा था, उनसे बहुत सारे पॉइंट्स जो मतलब साइड में बैठ के मेरे को समझ आ रहे थे। वो कुछ पॉइंट ऐसे थे, एसएससी की हमेशा आलोचना करते रहे हम, सारे लोग करते हैं, हर कोई, और वो आलोचना करने लायक उनका पैटर्न था। ये पैटर्न हम क्यों एक वेलकम स्टेप मान रहे हैं, इसके पीछे ये जो चीज़ें बताई आदित्य सर ने, अगर ध्यान दोगे आप तो क्या था, एसएससी, अभी सर ने पैटर्न बताया पूरा का पूरा। एसएससी का एक बड़ी आलोचना करी जाती थी टीयर 3 के लिए, जहाँ पे क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में मार्किंग का कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि भाई ये सही है ये गलत है, इसको कम नंबर दें इसको ज़्यादा नंबर दें। एक बंदा जो कि 75 मार्क्स लेके आ रहा है सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव में, कुछ दिन बाद में सीजीएल का दिया तो पता चला फेल हो गया। तो वो चीज़ ऐसी हो रखी थी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आप अपनी आरटीआई से कॉपी मंगवाओ, बहुत सारी चीज़ें करो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था एसएससी का जहाँ पे एसएससी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, तो एसएससी ने उसको साइड कर दिया। दूसरा एक पॉइंट और था जहाँ पे एसएससी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि भाई नॉर्मलाइजेशन तुम कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, भाई किसी के 200 नंबर आए आपने उसको 250 कर दिए, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा हो रखा था वेरिएशन कि एसएससी के नॉर्मलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। एसएससी ने क्या किया, एक काम करते हैं प्री, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में होता है, बहुत सारे शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कोई शिफ्ट आसान रहेगी, कोई मुश्किल रहेगी। कभी कभी शिफ्ट सच में आसान और मुश्किल हो जाती है, कभी कभी लेकिन क्या होता है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो एक ही शिफ्ट में उनका पेपर पड़ गया, लास्ट में पड़ा पहले पड़ा, एक ऐसी शिफ्ट जहाँ पे कुछ एस्पायरेंट अच्छे इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस मार्क्स को ज़्यादा ऊपर उठा दिया। एक ऐसी शिफ्ट जहाँ पे कम लोगों का पेपर था, या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे एस्पायरेंट ज़्यादा हो गए जिनकी तैयारी कम थी, तो कम मार्क्स रह गए, तो वहाँ पे मेरिट गिर जाती। उसमें क्या होता कि जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स लिए उनका नुकसान हो गया, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर दिए जाते थे, या फिर कम नहीं भी किए जाते थे तो उनके उतने ही रहते थे, बाकी सबके बढ़ा दिए जाते थे। क्योंकि आपने पिछले 2 साल से देखा है कि मेंस एक शिफ्ट में करा जा रहा है, और यहाँ पर भी एसएससी ने जो पैटर्न में दिया है वो सेशन 1 सेशन 2 करके दिया, यानी कि एक ही दिन की 2 सेशन है। तो ऐसा होगा कि अगर मेंस एक ही शिफ्ट में होगा तो अल्टीमेटली जिस बेस पे आपका सिलेक्शन होना है वो बेस आपका एक ऐसा कंक्रीट बेस है कि जो आपने स्कोर किया वो है, आपका नॉर्मलाइजेशन का उसमें कोई रोल रह ही नहीं जाता है। अब क्या होता था कि जैसे ही आप जो टीयर 1 है उसको हटा दोगे, साइड रख दोगे, तो रीजनिंग और जीएस का बेस खत्म हो जाता है। यानी कि अगर टीयर 1 आपने क्वालिफाइंग कर दिया इन नेचर, जैसे यहाँ पे 4 सेक्शन थे, पहले ये मेरिट में सारे शामिल थे, सारे शामिल होते थे। उसके बाद में आपने देखा कि मान लो इसको अगर क्वालिफाइंग करते हैं, देखो एक शिफ्ट में शुरुआत में ही पेपर लेना पॉसिबल था नहीं, तो प्री को क्वालिफाइंग करने की बात बहुत दिन से उठाई भी जा रही थी कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन रखो और इसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दो। जैसे ही इसको क्वालिफाइंग इन नेचर करते हैं तो जीएस का और रीजनिंग का रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अगर इसको क्वालिफाइंग करना है तो मेंस में जीएस और रीजनिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर अगर किसी को इंस्पेक्टर बना देते हो दैट विल बी अनफेयर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किया गया कि मेंस में वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई। कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करी गई वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए टीयर 2 जो आपका होगा उसमें 3 पेपर आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो आपका होगा फर्दर वो 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। तो पहले आपने समझा 2 टीयर थे, 2 टीयर में फिर दूसरा जो वाला टीयर है उसमें 3 पेपर हैं, और उसका जो पेपर 1 है वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। अल्टीमेटली वही है आपका सब कुछ, किंग मेकर जो भी आपको कहना है, सब कुछ वही है।
ठीक है, अब इस पेपर 1 को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पेपर 1 एसएससी ने कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने आपके लिए इसको बहुत आसान बना दिया है। सेशन 1 और सेशन 2 करके 2 सेशन बनाए। सेशन 1 होगा जो कि 2.25 घंटे का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 होगा, जिसके अंदर एसएससी ने 3 सेक्शन बनाए हैं, सेशन नहीं सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर फर्दर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे एसएससी ने कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम से इंस्पिरेशन लिया है। बैंकिंग एग्जाम में आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आता है, और एक ही दिन पेपर होता है, एक ही साथ पेपर हो रहा होता है, मतलब पेपर एक ही होता है, लेकिन तीनों की टाइमिंग्स अलग होती हैं। रीजनिंग का टाइम आप मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, इंग्लिश का टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एसएससी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये पेपर सारा एक ही है, एक ही सेशन के अंदर आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आपको 2 बार बैठना है, बीच में टॉयलेट करने के लिए, पानी पीने के लिए आपको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, पूरा का पूरा 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, जिसमें सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आएगा, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। एक है मैथमेटिकल एबिलिटीज और दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स को एक सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब की बार पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 2 नंबर के होते थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी आधा नंबर कटता था। अब की बार चेंज ये किया है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और उस 3 नंबर में 1 नंबर, अगर आपने कोई गलत किया है क्वेश्चन, तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 कर दी गई है। 1/3 का मतलब है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। सिमिलरली रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि ये जो मॉड्यूल हैं आपका, ये सेक्शन 1 पहले ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे, जैसे पहले क्या करते थे बच्चे कि सीधा एक काम करो, सबसे पहले जीएस को निपटाओ, फिर इंग्लिश को निपटाओ, लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग को देखते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। सेक्शन 1 जब चल रहा होगा तो आप सेक्शन 2 पे जंप नहीं कर पाओगे, सेक्शन 1 चलेगा और सेक्शन 1 ही चलेगा। ऐसा इसमें जरूर रहेगा कि आप उसमें मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि पहले रीजनिंग को निपटा देते हैं जी 15 मिनट में, उसके बाद में जो 45 मिनट हैं उसमें मैथ्स में लगाएंगे हम, 30 क्वेश्चन उसके निपटाएंगे, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा सेक्शन जंप नहीं मार सकते हैं। तो सेक्शन 1 आपका हो गया, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, यानी कि आपको देखना यह है कि 60 क्वेश्चन है टोटल, और 60 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम जो दिया गया है वो है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्मार्ट अप्रोचेज हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ स्मार्ट अप्रोचेज के बारे में आदित्य सर से और आदित्य सर के स्टूडेंट से जो कि लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोचेज की वैल्यू ना अपने आप में 2 3 गुनी हो जाती है। क्योंकि पहले भाई बहुत टाइम होता था, 120 मिनट थे। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में बहुत टाइम लगा देंगे, अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी भी हल्की है तो मैथ्स, यानी कि ये दोनों का कोलैबोरेशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत वैल्यू हो जाती है आपकी स्मार्ट अप्रोचेज की, क्योंकि 1 ही घंटे का समय है इस मॉड्यूल के लिए। उसके बाद में इस 1 घंटे के बाद में कोई गैप आपको नहीं मिलेगा, तुरंत जैसे ही आपने 1 घंटा पूरा होता है तुरंत आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे सेक्शन 2 पे, आपको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश और जीएस दोनों पाओगे। यहाँ पे क्या कर रखा है, इंग्लिश के साथ में जो एसएससी का प्यार है वो एसएससी ने पूरा निभाया है, और 45 क्वेश्चन एसएससी ने रख दिए हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 135 नंबर आपके इंग्लिश के बन जाते हैं। जीएस के अब की बार थोड़ा सा एसएससी नाराज चल रही है, पता नहीं जीएस से क्यों, 25 क्वेश्चन ही रखे हैं। यहाँ पे बराबर किया जा सकता था, ऐसा कर सकते थे कि 30-30-30, यहाँ भी 30-30 कर देते, दैट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फेयर रहता। ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के साथ में मेरा प्यार, एसएससी ने पता नहीं, हो सकता है एसएससी में कोई मतलब इंग्लिश को कुछ ज़्यादा ही चाहने वाला हो, तो ऐसा हो सकता है, तो एसएससी ने 45 रखे हैं। ये एग्ज़ाम वैसे ये जोक्स अपार्ट ऐसे डिसाइड नहीं होते हैं, पूरी कमेटी बनने के बाद में ये पैटर्न बनाया गया होगा कि इंग्लिश को क्यों ज़्यादा रखा गया। रीज़न बहुत क्लियर है, जॉब के बाद में इंग्लिश की जितनी वैल्यू है उतनी बाकी सबकी नहीं रह पाती है। ये मैं बात आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बात पिछले 2-2.5-3 साल से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे नोटिंग करनी है, आपको हर किसी सीनियर से इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा रखा है इंग्लिश में। उसके बाद में आप देखोगे जीएस के 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 75 नंबर की आपकी जीएस भी रखी गई है। आप यहाँ पे टोटल पाओगे कि ये आपका 180 नंबर का था, ये आपका कितने नंबर का हो गया, 70 × 3 210 नंबर का ही हो जाता है, यानी कि 390 नंबर आपके टोटल। इसमें सेक्शन 3 भी रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 15 मिनट का अलग से टाइम इसको दिया गया है, कोई गैप आपका नहीं होगा। सेक्शन 3 के 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 है सेशन 1 में शामिल है, और जो मॉड्यूल 2 आपका है
मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का, वो आपका सेशन 2 में शामिल है, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसको आसान भाषा में कहें तो टाइपिंग टेस्ट। आपका टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है, 15 मिनट यहीं पे खत्म हो जाएगा। पहले आपका टाइपिंग टेस्ट अलग से होता था, ये एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका है ये कंडक्ट किया जाएगा, लगभग 2000 वर्ड का आपका होगा, ठीक है। 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें कुछ एरर परसेंटेज आपकी है, कुछ स्पीड आपकी मैटर करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिटेल में मेंशन कर रखी है आगे, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल है उसका। इसके साथ साथ में इस मॉड्यूल में खास बात यह है, चाहे आप इसका मॉड्यूल 2 ले लें या आप इसका मॉड्यूल 1 ले लें, ये आपका फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये 60 नंबर जो है ना आप जो देख रहे हैं, ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इनका सिर्फ यहीं पे एक कट ऑफ बनेगी, जो कि इनकी यहाँ पे 2 कट ऑफ बनेगी, ये भी आपको बता देता हूँ। 2 कट ऑफ कैसे हैं? एक कट ऑफ वो है जो कि DEST वाली जो पोस्ट होती थी पहले उनके लिए है, और एक कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी जो CPT वाली पोस्ट होती थी उनके लिए। यानी कि CPT को भी यहाँ से हटा दिया गया है। CPT की जगह पे ये है, हायर कट ऑफ रहेगी किसके लिए? CPT वाली पोस्ट के लिए। DEST वाली जो पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी लोअर रखी जाएगी। लेकिन मैं फिर से मेंशन करूंगा कि फाइनल मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो सिलेक्शन होगा आपका वो इन सारे मार्क्स के बेसिस पे होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सेशन 2 आपका हो जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं कि देखो, अब आपको एक और विशेष पॉइंट जो है, बहुत खास पॉइंट क्या है, आप ये नहीं कर सकते कि सर हम 180 तो लाएंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, GS और इंग्लिश को कुएं में डाल देते हैं, या फिर हम लाएंगे 210 GS और रीजनिंग में, सॉरी GS और इंग्लिश में, और मैथ्स और रीजनिंग को कुएं में डाल देते हैं। वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टियर 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है ही, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2, ठीक है। यानी कि जो अभी बताया गया है, यानी कि मैथ्स का पेपर, रीजनिंग का पेपर मिला के आपको 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए अगर आप UR से बिलोंग करते हैं। 25% है OBC EWS के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 20%। और ऐसे ही सिमिलरली इंग्लिश और GS का मिला के आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स चाहिए। मैं 30 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 30% मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 210 का 30% आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। उसके अलावा आपका जो मैक्सिमम एरर्स जो अलाउड हैं वो UR के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है, ये कंप्यूटर का जो 20 नंबर का पेपर है उसके लिए नहीं है, ये मॉड्यूल 2 के लिए। यानी कि टाइपिंग में आप UR से बिलोंग करते हैं तो 20% एरर कर सकते हैं, OBC EWS वाले 25% एरर कर सकते हैं, बाकी अदर कैटेगरीज 30% एरर इसमें कर सकती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वालिफाई कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, वो मैंने बता दिया। पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको आगे आदित्य सर बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि पेपर 2 में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पेपर 2 का जो आपका पेपर 1 था टियर 2 का, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। बाकी चीज़ें आदित्य सर बताएंगे और लास्ट में वाइंड अप हम दोनों करेंगे, ठीक है। देखिए, तो प्रशांत सर ने काफ़ी डिटेल में आपको पूरा बताया, मेंस का स्ट्रक्चर हो गया और आपका टाइपिंग का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो मुझे लगता है ये बातें आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है ना, किसी एक पॉइंट पर भी डाउट रहता है ना, तो मैं बता रहा हूँ हम पर्सनली आपके कमेंट को देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख कर कि हाँ सर हमारा ये डाउट रहा है। कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पिक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गया कि सर फोटो पर क्या डेट लिखवाना ज़रूरी है, तो बिल्कुल फोटो पर डेट लिखवा लीजिएगा, वो आपके लिए होगा, क्योंकि SSC ने बोला है 3 महीने से पहले का फोटो नहीं हो सकता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर आपका कोई भी डाउट रहता है ना, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3, तो वो सेम रहने वाला है। और ये किस पोस्ट के लिए होता है? तो GSO और AAO के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है। जैसे पहले यहाँ पर स्टैट्स और जनरल स्टडी का पेपर होता था, तो वैसे ही अब भी वैसा ही पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, दो नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसका 1/4 होगा। तो ये जो आता है ना, बाद में SSC के 3 अलग अलग लिस्ट आते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 होता है GSO का, लिस्ट 2 होता है AAO का, लिस्ट 3 में बाकी सारे पोस्ट होते हैं। तो जब वो लिस्ट निकलते हैं ना, तो उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है आपको, तो आपको ये पेपर नहीं देना। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाना है, तो ये नहीं देना। सिर्फ इन्हीं 2 पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं, जैसे मानो कि इस बार तो प्री जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। प्री के तो मार्क्स जुड़ने नहीं है। मेंस में यहाँ पर जो सारा मेरिट बनना है मेंस पे बनना है। अब मानो यहाँ पर हमारा 2 भाई है, ठीक है। एक हमारा मुन्ना हो गया, एक मुन्नी हो गई, सपोज करो। अब इन दोनों के नंबर बराबर आ गए, तो अब इसमें नौकरी किसको दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल। तो नौकरी यहाँ पर किसको मिलेगी? तो यहाँ पर साफ लफ्ज़ में कहा गया है, इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन टियर
2 एग्जामिनेशन मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर द अदर। इस ऑर्डर में आपका मेरिट डिसाइड होगा। पहला, मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। पेपर 2 और पेपर 3 मेरे भाई कौन सा है? ठीक है, टीयर 2 पेपर 2 और पेपर 3 अगर हम बात करें यहाँ पर तो ज़रा गौर से देख लीजिए। पेपर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ठीक है, जीएस और नहीं, ये रहा पेपर 2 और पेपर 3 जीएसओ में अगर बात करिए तो स्टैटिस्टिक्स का और इसका, तो ये पेपर 2 और पेपर 3 आपका किसके लिए है? तो फॉर जीएसओ एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मेंस में सबके बराबर नंबर आए और किसी को जीएसओ डबल एओ बनना है, तो पेपर 2 और पेपर 3 यानी जो बाद वाला पेपर है उनमें जीएसओ और डबल एओ के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके मार्क्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि भाई किसका यहाँ पर टाई केस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब मानो कि जो जीएसओ और डबल एओ वाले नहीं है, उनके लिए रिजोल्यूशन कैसे होगा? तो मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, यानी सेक्शन 1 क्या है? तो सेक्शन 1 मैथ और रीजनिंग है। यानी आसान भाषा में बोले तो जैसे मान लीजिए कि हमारे दो हैं, मुन्ना मुन्नी दोनों हो गए, दोनों के मेंस में बराबर नंबर आ गए, तो उसमें मैथ और इंग्लिश में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे नौकरी उसको मिलेगी, जिसके मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा नंबर नहीं होंगे उसको नहीं मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ, तो सिंपल सा बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, अगर उसमें भी बराबर नंबर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उसके बाद उनके नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या सिलेबस में चेंज है? तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सिलेबस में भी चेंज हुई हैं और ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में बल्कि सारे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो, रीजनिंग में हमेशा से बोलता हूँ रीजनिंग किंग भी है और किंग मेकर भी है। ठीक, अब पहले किंग था क्योंकि वो प्री में पूछा जाता था, अब वो किंग प्लस किंग मेकर दोनों बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो प्री में और मेंस में दोनों में आपका ये पेपर आ रहा है। ठीक, बहुत जैसे ये पूरा रीजनिंग का आपका सिलेबस था, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, जैसे पहले आता था अब भी वैसे आया है। लेकिन पहले यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स में एग्जामिनर भी सोचता था कि यार 25 सवाल देने हैं, किन में से उठा के दूं। ठीक है, तो पिछले कई सालों से कुछ टॉपिक ऐसे थे जैसे नहीं आ रहे थे जिनके ऊपर क्वेश्चन, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, इस पर बैंकिंग में क्वेश्चन आता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बैंकिंग में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग शायद आप भी पहली बार सुन रहे होगे, मैं भी सुन रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। लेकिन अब जहां तक जिस तरीके से सिलेबस में या जिस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं, तो अब आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर अप होगा और इसके लिए चिंता मत करो, विक्रमजीत सर अपने रीजनिंग गुरु हैं और ये आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हमने तो साफ बोल दिया बच्चे का पेपर 15 मिनट में हो जाना चाहिए ताकि वो 45 मिनट मेंस में अच्छे से वो मैथ्स को दे सके और बढ़िया से वो कर सके मेरे भाई पेपर। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपके रीजनिंग गुरु हैं और सारा भार वो संभाल लेंगे, आप बढ़िया से बस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में भी आपका कुछ खास यहाँ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस में कटौती कुछ नहीं हुई है बल्कि उल्टा एडिशन हुआ है। जैसे आप ये सोच रहे हैं मैथ्स का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसी सी बातें मैं सुन रहा था कमेंट में। यार बच्चे, मतलब आप लोग इस छोटी सी बात को समझो, यहाँ पे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या ही बोले, मतलब कुछ बोलना ही नहीं। आप भी इस बात को समझते हो बहुत अच्छे तरीके से कि इसका कितना बड़ा रोल है। जिस तरीके से जीएस इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। रीज़न क्योंकि हर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, हर कोई इसको एक्स मान के करता है, फिर बाद में एक्स की तरह भुलाना पड़ता है, तो वो फायदा नहीं होता ना। वो चीज़ भुलाने वाली ही हम क्यों याद करें, पहले से स्मार्ट अप्रोच पर क्यों ना काम करें। तो इस बार उल्टा और दो चीज़ें ऐड हो गई और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि पहले ये यूपीएसआई के पेपर में आते थे तो हम तो यूपीएसआई वालों को पढ़ा ही रहे थे। अब हमें आपके लिए पढ़ाने में क्या, हमारा तो पूरा कंटेंट रेडी है सबसे अपडेटेड पैटर्न पे, और इसमें तो अब सारा खेल और बढ़िया मज़ा आएगा, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो आपके दो हैं यहाँ पर, ये दो नए टॉपिक्स, दो नए चैप्टर्स ऐड हो गए हैं। पहला तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और दूसरा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से मीन मीडियन मोड, और इसका झलक आपको दिख गया था सीएचएसएल के पेपर में। आप सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, मीन मीडियन मोड तीनों पर क्वेश्चन आए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी क्वेश्चन आया। बहुत पहले मैंने यहाँ पर जो है एक मुन्नी मेथड के नाम से पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। बाकी इस बार प्रोबेबिलिटी में थोड़ा खेल और करेंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर मैथ्स का रोल आपको जैसे एक तरीके से देखिए तो सिलेबस बड़ा है, यानी इसका अब रोल बढ़ गया। अब इसमें कंपटीशन और ज़्यादा होगी, जिसको नॉलेज आएगा वो पूरे के पूरे नंबर लेकर जाएगा, तो वहीं यहाँ पर आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट बात यहाँ पर करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। तो यहाँ से बाकी प्रशांत सर आपको बाकी इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, बहुत शानदार तरीके से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सर। देखो, अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं, अगर प्री के सिलेबस की बात करते हैं, तो प्री के सिलेबस में एसएससी इंग्लिश के सिलेबस में
सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं लिखती है, 2 अंडे लिख देती है बस, बाकी कुछ नहीं लिखते। प्री में कह देते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है उसको वो पूरा लिखते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन में प्री में छोटा सा देखें तो ये मत समझना कि अब की बार इंग्लिश कम आएगी, वो हर साल वैसा ही आता है। मेंस में हर साल डिटेल में लिखते थे, अब की बार भी डिटेल में लिख रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो एसएससी ने अब की बार नई लिखी हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास में अब की बार लिमिटेड है, पहले 200 क्वेश्चन होते थे, अब की बार 45 क्वेश्चन हैं। तो ये मत समझ के बैठिएगा कि नरेशन या वॉइस आपकी 20 आने वाले हैं या 25 आने वाले हैं, वैसा अब की बार नहीं होने वाला है। एक तो एसएससी ने जो नया वर्ड ऐड किया है सिलेबस में वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही डाल रखा है, मे बी पहले ये वर्ड नहीं था, ठीक है। उसके अलावा एसएससी ने जो बहुत शानदार लाइन ऐड की है लास्ट में, वो पूरी लाइन तो मैंने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ना एक बार आपके लिए। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन। देखो 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है कि 45 क्वेश्चन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ आ रहे हैं, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई 5-5 नंबर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। हो सकता है कम आए, ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन जैसे बैंकिंग में अक्सर क्या होता है कि 2-2 पैराग्राफ दे देंगे, 3-3 पैराग्राफ, क्वेश्चन उस पर 3 है 4 है। यानी कि पैराग्राफ ज़्यादा देख के ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दें, बिकॉज टाइम आपके पास में काफ़ी दे रखा है। 70 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दे रखे हैं, जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आपको टाइम पूरा मिल रहा है। यानी कि आपको सीएचएसएल के पेपर में जैसे मैथ्स में आदित्य सर ने बताया कि झलक दिखी थी, वो झलक यहाँ भी दिखी थी। एसएससी ने नई नई चीज़ें, इंग्लिश को अलग अलग तरीके से घुमा के पूरा सेंटेंस दे दिया, उसका इंप्रूव कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें एसएससी ने नई लाई थी। तो यहाँ पे ये फिर से हो सकता है, अब की बार फिर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। जिस तरीके से टीसीएस का जो पैटर्न रहा है, यूपीएसआई में उन्होंने जो स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी डाल रखा था, वैसे ही अब एसएससी में ले आए। यानी कि टीसीएस बैंकिंग का कराता है, टीसीएस यूपीएसआई करा रहा था, वो सारी चीज़ें एसएससी में आई हैं। ऐसा मैं हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये चांसेस हैं कि बैंकिंग टाइप की इंग्लिश आपकी पूछ ली जाए, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे पैराग्राफ आप आएंगे, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन बेस्ड ऑन अ बुक, ठीक है, और अ स्टोरी, एंड द अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। बहुत खास बात है कि जो बाकी के 2 पैराग्राफ होंगे वो एडिटोरियल या किसी रिपोर्ट पे होंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में एसएससी कह रही है भाई मुश्किल होंगे, तैयार रहना, ठीक है। का ये एक सिंपल होगा, 2 मुश्किल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके अलावा कंप्यूटर का अगर मैं सिलेबस बताऊं, कंप्यूटर के बेसिक्स की बात करी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना, ऐसा ना हो कि बहुत स्कोर करने के बाद में यहाँ पे क्वालिफाई ना कर पाओ। तो कंप्यूटर के बेसिक्स आप सारे जान लेना, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जान लेना, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में जान लेना, और बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये वैसे भी आजकल चर्चा का विषय रहता है, तो इसके बारे में भी आपको जरूर जान लेना है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस को लेके एक बहुत खास बात ऐड करिए। पहले क्या होता था कि डीवी एसएससी कराता था, अब की बार डिपार्टमेंट कराएगा। अगर एसएससी डीवी ही नहीं करा रहा है तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा कैसे? ऑनलाइन भरवाएगा भाई, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म। ऑनलाइन भरवाएंगे, ऑनलाइन, यानी कि एक लिमिटेड समय की विंडो दी जाएगी, आपको उस समय में अपनी प्रेफरेंस भरनी है, ऑनलाइन भरनी है। भूल मत जाना, क्योंकि ये लिख रखा है कि अगर आपने प्रेफरेंस विद इन टाइम नहीं भरी तो आपका जो कैंडिडेचर है उस साल के लिए कैंसिल माना जाएगा और आपको कोई भी दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। और लिखा है, एसएससी ने हाईलाइट करके लिखा है बाकायदा, बोल्ड करके, कि कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस, यानी कि ये जो लिखा जाएगा ये फाइनल होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रेफरेंस कैसे ली जाएगी? टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं, बार बार ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल जो आपका होता है छोटा मोटा, वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले भी किया जाता था, अब की बार भी। यहाँ पे लास्ट में जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत खास है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ये जो ओनली शब्द है ये एकदम उस बात पर मुहर लगाता है कि हाँ भाई आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग ही है। उसके अलावा कंप्यूटर वाला भी क्वालिफाइंग है, ये बात ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। बाकी की जो पोस्ट हैं उनके लिए ये जो स्टैट्स का पेपर है और जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसके नंबर काउंट किए जाएंगे जेएसओ और AA के लिए, यानी कि वो क्वालिफाइंग नहीं है, उनके मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन उन्हीं पोस्ट के लिए जिन पोस्ट के लिए वो पेपर होते हैं। बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, उनका काउंट होगा। तो ये सारी पूरी जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी। एक बार वाइंड अप करेंगे आदित्य सर इसको बता के आपको कि आपको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो
सारी बातें मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने एंड पर बताया है आपको, ठीक है। बस आपसे एक विनती है मेरे भाई, पूरी रात हम लोग जागे रहे, पूरी रात हमारी टीम जागी रही, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है कि हाँ किस तरीके से पीपीटी पर मेहनत हुई है। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन को खोल के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बता के हम चले गए, हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि हम शुरू से आप लोगों के लिए कहते हैं कि रैंकर्स गुरुकुल आपके सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। जरूरत पड़ती है तो आपके साथ हम पार्टी भी करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो डांटते भी है, जरूरत पड़ती है तो गाइड भी हम आपको करते हैं। तो इसी तरीके से हमने अपने एंड से कोशिश की कि हम आपके हर एक सवाल का जवाब दे पाएं, ठीक। आप इस वीडियो को, ना सिर्फ ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है, बल्कि आज से 5 साल बाद भी अगर कोई बच्चा नया तैयारी करने को सोचेगा ना, और वो ये भी सोचेगा कि यार तैयारी करनी कैसे है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या मॉड्यूल है, तो भी उसके काम की ये वीडियो आनी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी की लाइफ बर्बाद ना हो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, कम जानकारी की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, 2 और बातें हम आपको बता दें। पहली बात तो आपका जीएस का जो सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों में सेम होने वाला है, और उसके लिए हमारी जीएस टीम बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे और वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। साथ में कंप्यूटर की भी चिंता आपको नहीं करनी है। जब आपका मेंस का पेपर आएगा तो कंप्यूटर की भी तैयारी आपका इसी चैनल से हम करवाएंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा भी अगर आपका मेरे भाई कोई भी जानकारी होता है ना, आप तुरंत वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। और दोस्त, इतना सुनने के बाद तो लाइक तो कर ही देना मेरे दोस्त। अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली है ना इस वीडियो से, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर कोई और भी डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।